मौत जब तक नजर नहीं आती, जिंदगी राह पर नहीं आती। लेकिन यह भी सच है कि पुलिस का डंडा नजर नहीं आता तो हमको कुछ भी समझ नहीं आता। कायदा और कानून दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर लोग कायदे से रहें तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरोना को मैनेज करना तो आसान है, लेकिन भारत की भीड़ को नियंत्रित करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। और वो भी सेंसलेस भीड़ जो बिना सेंस के काम करती है, किसी भी अफवाह पर कुछ भी कर गुजरती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज की बतकही में चर्चा का विषय है कोरोना वायरस और जन सैलाब। कोरोना वायरस के मामले में अगर भारत की बात करें तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आबादी के लिहाज से जो मौतों का आंकड़ा है वो भारत में नियंत्रित है। और ये कहा जा रहा है कि भारत अभी कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है। अगर इस हालत पर विश्लेषण करें तो लॉकडाउन से छूट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 मई के बाद हमें लॉकडाउन से कुछ छूट मिल सकती है। इसके अलावा जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो पूरी देश दुनिया के लोग कोरोना की वैक्सीन जल्दी से जल्दी लाने में जुटे हुए हैं। और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ दावा किया गया है कि कुछ ही महीनों में वो लोग कोरोना की वैक्सीन को सफलतापूर्वक सामने ला देंगे। चीन पाकिस्तान में अपनी वैक्सीन का परीक्षण करने जा रहा है। भारत में भी वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में कोरोना से बड़ा संकट यहाँ का जन सैलाब है। अगर आप सोच रहे हैं कि मई में कोरोना चला जाएगा और लॉकडाउन खोल दिया जाएगा और हम अपना वाहन निकालेंगे और हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगे, लेकिन अभी इतना भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि भारत में जो मौतों का आंकड़ा है वो 718 के आसपास है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना के कितने संक्रमित हैं, क्योंकि जांच उस स्तर पर अभी नहीं हो पाई है। कोरोना के बारे में इतना मैं बता देना चाहता हूं कि कोरोना बहुत ही घातक रूप से फैल रहा है। वो साइलेंट दुश्मन है। हमें लगता है कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन कोरोना की खासियत यह है कि वो यू टर्न ले लेता है। यहाँ तक कि चीन में भी उसने यू टर्न ले लिया है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे देश की 130-35 करोड़ आबादी से कोरोना थक जाएगा, हार जाएगा और चला जाएगा, जैसे कि दूसरे वायरस चले गए, सॉर्स जैसे वायरस चले गए, तो कोरोना के मामले में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि देश दुनिया में कोरोना यू टर्न ले रहा है। कोरोना तभी थकेगा, तभी हारेगा जब आप आराम करेंगे, आराम से रहेंगे। अगर आप
आराम करेंगे तो कोरोना वायरस के कारण बेराम नहीं होंगे और आपके आराम से कोरोना हाय राम कह के चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना का हॉट स्पॉट बना है, लेकिन वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कोई लॉकडाउन है। लोग अनायासी सड़कों के बाहर घूम रहे हैं। कुछ कमोबेश यही हाल महाराष्ट्र के धारावी में है, वहाँ भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। खबरें दिखाए जाने पर लोग कुछ कंट्रोल में आते हैं और पुलिस प्रशासन भी कदम उठाता है, लेकिन कुल मिलाकर के बात वहीं पर आती है कि भारत का जन सैलाब अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अब लॉकडाउन की बात करें तो अगर लॉकडाउन को लंबे समय तक जारी रखा जाता है तो लोगों के लिए कोरोना से ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस देश के लोग इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि लॉकडाउन में रह करके और घर में रह सकें, क्योंकि इस देश की एक बड़ी आबादी आत्मनिर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। लेकिन हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अगर ये लॉकडाउन खोला जाता है तो ये लॉकडाउन किस तरीके से खोला जाएगा, इसका अभी कोई भी रोड मैप सरकार की तरफ से नहीं आया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार तैयार है, तैयारी कर रही है, लेकिन उसका कोई भी आत्मविश्वास किसी खाका के रूप में सामने नहीं आ रहा है। तो सरकार के लेवल पर तो काम होना है, लेकिन हम लोग उस पर मंथन तो कर ही सकते हैं और हो सकता है कि हमारी चर्चा का कोई अंश सरकार के काम आ जाए, आपके काम आ जाए। आपको बता दें कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने गर्म पानी और भाप पर चर्चा की थी और आगे चल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और एक इंटरव्यू में भी कहा कि गर्म पानी जो है उससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो इसी तरह से हम आज जो चर्चा कर रहे हैं देश के जन सैलाब पर, तो देश के जन सैलाब को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर अभी हम चिंता ही जता सकते हैं। क्योंकि अगर आप बांद्रा का उदाहरण लें तो रेलवे ने टिकट की बुकिंग को नहीं रोका था। लोग टिकट ले करके बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गए। अब आप रेलवे की बात करें, रेलवे ही एक ऐसा साधन है जो कि बड़े स्तर पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर जुटने वाली भीड़ कितनी ज़्यादा होती है इसे आप देख ही चुके हैं। लेकिन इस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसका अभी कोई खाका सामने नहीं आया है। और भीड़ का चेहरा कैसा होता है इसे दिखाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं कैलाश गौतम की एक कविता, जिसमें उन्होंने रेलवे की भीड़ का चित्र उपस्थित किया है। मचल हुआ हल्ला चढ़ावा उतारा, मचल हुआ हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भरल रेलगाड़ी निहारा, यहर गुल्ली गुर्रा वहर लोली लोला, अब बिच्चे में हुए सराफत से बोला, यहर गुल्ली गुर्रा वहर लोली लोला, अब बिच्चे में हुए सराफत से बोला, चपायल है क्या हूँ, दबायल है क्या हूँ, अब घंटन से ऊपर टंगायल है क्यों।
कि चपायल है केहू, दबायल है केहू, वह घंटन से ऊपर टंगायल है केहू, केहू हक्का बक्का, केहू लाल पियर, केहू फनफनात हुए कीड़ा के नियर। अब बप्पारे दैया रे दैया तनी हमें आगे बढ़ा देता भैया, कि बप्पारे दैया रे दैया तनी हमें आगे बढ़ा देता भैया, मगर केहू दर से टसकले न टसके मसकले न मस्के। छिड़ल हो हिताई नताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा, दरोगा का बदली करावत हो केहू, लग्गी से पानी पियावत हो केहू, अमोसा का मेला अमोसा। इसी प्रकार अगर सड़क यातायात की बात करें तो उसमें भी ये देखने को मिलता है कि जब भीड़ घर से बाहर निकलती है तो अपना सेंस खो देती है। आपने सड़कों पर देखा होगा कि जब जाम लगता है तो लोग बगल से वाहन निकालने के चक्कर में जो सड़क के दूसरी तरफ जगह होती है उसको भी घेर लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? जब दोनों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा तो आखिर जाम कैसे खुलेगा? जाम तभी खुलता है जब पुलिस अपना डंडा लेकर के वहां पहुंचती है और जाम को खुलवाती है। ये जन सैलाब जो असुविधाएं पैदा करता है वो उसी के लिए घातक होती है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सरकार ने एक मॉडल पेश किया था इलाहाबाद के कुंभ मेले में, जहां की भीड़ को बड़ी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। लेकिन अब भीड़ के नियंत्रण की बात नहीं है, अब जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जीवन यापन हमें अभी एक लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिनों तक, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, कोरोना के साथ ही जीने का अभ्यास डालना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिल गेट्स ने 2015 में ही कह दिया था कि अब युद्ध मिसाइलों से नहीं वायरस से होंगे। कुछ वैसा ही दिख रहा है, कुछ वैसा ही नज़ारा हमारे सामने आ रहा है। हम बराबर चीन पर संदेह कर रहे हैं कि ये वायरस लैबोरेटरी में बनाया गया था और जिसके कारण इस पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन हो गया है। और बिल गेट्स ने कहा था कि हमें वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन भारत में ये कैसे संभव होगा? इतना बड़ा जनसैलाब कैसे नियंत्रित होगा? और ऐसा जनसैलाब जिसके पास सेंस नहीं होता है। और इस भीड़ को कहा कुछ जाता है और कर कुछ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा था तो लोग फायर करने लगे, पटाखे जलाने लगे, क्योंकि ये भीड़ जो है समझती ही नहीं है, शब्दों को नहीं समझती है, शब्दों के अर्थ को नहीं समझती है, और कहा कुछ जाता है करने कुछ लगती है। और यही भीड़ जो है मॉब लिंचिंग भी कर देती है। भीड़ जब कहीं किसी को मार रही होती है तो मारने वाले के पक्ष में ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, बचाने वाले का विवेक शायद उनमें से किसी एक का होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस भीड़ की कल्पना से आने वाले खतरे का आभास हो रहा है, जिस पर कि हम आज चिंतन कर रहे हैं। अब यह है कि इस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, रेलवे स्टेशनों पर कैसे किया जाए, सड़कों पे कैसे किया जाए। जैसा कि बातें सामने आ रही हैं कि कई तरह के जोन बनाए गए हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में पूरी छूट है और रेड जोन में पूरी तरह से पाबंदी है। अब मान लीजिए कि लॉकडाउन खुलता है तो लोग मान लीजिए अपने वाहन से, किसी भी वाहन से बाहर निकलते हैं, क्या गारंटी है वो कहाँ के लिए जा रहे हैं, वो रेड जोन की तरफ जा रहे हैं कि ग्रीन जोन की तरफ जा रहे हैं। इन सारी बातों का
ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक नई जीवन पद्धति हमारे सामने कोरोना रख रहा है। जिस तरीके से भीड़ भाड़ ट्रेनों में, बसों में और सड़कों पर होती है, उस तरह की भीड़ की आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। जैसे विदेशों में सफ़र होता है कि 1-2 सीट खाली रहती है, बड़े आराम से लोग सफ़र करते हैं, कुछ उसी तरह का माहौल हमारे देश में भी बनाना होगा, जिससे कि भीड़ नियंत्रित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा गया और हमारे मुख्य धारा का मीडिया सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में लग गया। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह की खबरें दिखाई गईं, जिस तरह का जहर फैलाया गया, वो वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग है। दरअसल वो शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इन शब्दों को जब हमारा पढ़ा लिखा समाज, मुख्य धारा का मीडिया नहीं समझ पा रहा है, तो आम लोग कैसे उन शब्दों को समझेंगे और कैसे उस पर अमल करेंगे। तो ये जो हमारी भीड़ है, अब भीड़ के अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी शब्दों को, उनके अर्थों को, उनके मंतव्य को नहीं समझ पा रहे हैं और मनमाने तरीके से शब्द फेंके जा रहे हैं और वो शब्द जो हैं जहर की तरह समाज में फैल रहे हैं। अभी दुबई में वहाँ की सरकार ने ट्विटर पर तरह तरह से अभद्र टिप्पणियों पर एक्शन लिया था और बहुत सारे लोगों को यू टर्न लेना पड़ा उसमें। तो ये जो शब्दों के बाण हैं, ये जो हमारे शब्दों के सौदागर हैं, इनकी वजह से भी इस समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग बना ले जाएं, लेकिन जो ये हमारी मुख्य धारा का मीडिया है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग पैदा कर रहा है, सामाजिक जहर पैदा कर रहा है, इसे नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन होगा। सरकार सक्षम है, उसके पास साधन हैं, वो बड़े आराम से फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए और हो सकता है कि इस भीड़ को नियंत्रित कर ले। लेकिन इस भीड़ में जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया जहर घोल रहा है, ये कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा घातक जहर है और इस घातक जहर से हमें बचना होगा। उससे बचाव के उपाय तलाशने होंगे। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि एक कानून पास हुआ कि नर्सों पर, डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 6 महीने जेल की सज़ा दी जाएगी और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कानून तो अपना काम करता ही है, कानून अपराध की व्याख्या करता ही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कानून को लागू कराने की बात। कानून किसी भी लेवल पर लागू नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया बेच बोर्ड पर फैसला सुना दिया है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इस देश में नहीं हो रहा है और बहुत सारे मीडिया घराने इस कोरोना संकट की घड़ी में अपने ही कर्मचारियों को असहाय बना दिए हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिन मीडिया कर्मियों को हटा दिया गया था और वो बीच में कुछ थोड़ा बहुत आय कर ले रहे थे, अब लॉकडाउन में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके मतलब बकाये का भुगतान भी नहीं किया गया है। आखिर उनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? तो सरकार को कानून लाने से पहले
कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर विचार करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट के लेवल पे हमारी सरकार लगातार फेल हो रही है, क्योंकि इम्प्लीमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल कानून पर ध्यान दिया जा रहा है। कानून कितने भी बना दिए जाएं, लेकिन अगर उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उस कानून का कोई मतलब नहीं होता है। कितना भी जुर्माना लगा दीजिए, कितनी भी कड़ी सजा कानून में कर दीजिए, लेकिन कानून का उल्लंघन होता रहेगा। मेरा मजीठिया का उदाहरण देने का सिर्फ ये आशय है कि कानून का इकबाल इस देश में बुलंद नहीं है। कोई भी हो, अगर इस देश के कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी सरकार कहीं भी किसी को भी छूट दे देती है तो प्रकारांतर से दूसरे लोगों को कानून तोड़ने के लिए एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है। हमारी सरकार को एक नज़ीर पेश करना चाहिए कि कानून को न मानने वालों की क्या सज़ा होती है, कितनी जल्दी उन पर ये कानून जो है लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन जब तक सरकार इस तरह के उदाहरण पेश नहीं करेगी तब तक कानून लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी कानून का पालन नहीं हो रहा है उन पर भी कड़ाई करे, ताकि एक नज़ीर पेश हो, एक नज़ीर सामने आए, ताकि लोग ये माने कि कानून का उल्लंघन अब आसान नहीं है। इस चीज़ को लाना पड़ेगा। अगर सरकार इस तरह का विश्वास नहीं पैदा करती है तो ये हमारे देश का जन सैलाब वही करता रहेगा जो आजकल कर रहा है। अगर सरकार कहीं भी कानून में छूट दे देती है तो उसका फ़ायदा पूरा जन सैलाब उठाता है कि कानून का पालन ना करो तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे उदाहरण उसके सामने होते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे देश का जन सैलाब नियंत्रण में नहीं आता है। जगह जगह पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने कभी भी कानून का इकबाल बुलंद नहीं किया, कानून को सर्वोपरि नहीं समझा। और जब हमने कानून को सर्वोपरि नहीं समझा तो कानून का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कानून लाने से पहले उसका पालन कराना सुनिश्चित किया जाए, तभी कोरोना से लड़ाई में इस देश का जन सैलाब नियंत्रण में आएगा। अन्यथा तो कुछ भी करते रहिए और कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंत में कानून को तोड़ने वालों और कानून को लाने वालों से यही कहना है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कानून को पालन कराने के लिए डंडे की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हमारे देश का बिना पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो डंडे से बेपरवाह है। उसे डंडे की कोई फिक्र नहीं है, डंडा पड़ जाए तो पड़ जाए। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे हमारी मुख्य धारा का मीडिया है, वो भी डंडे का ही इंतजार कर रहा है कि डंडे पड़ेगा तब कायदे से रहेंगे। भैया कायदे से रहो तो कानून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये पढ़ा लिखा वर्ग भी हमेशा डंडे का ही इंतजार करना पड़ता है। भैया आप सारे लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि डंडा जो है किसी भी हालत में ठीक नहीं है। डंडा हमारे शरीर पर ही चोट नहीं पहुंचाता, डंडा हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। और जिसका आत्मसम्मान नहीं रहेगा उसका कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर आप
डंडे का ही इंतजार करेंगे तो इस देश में पर्याप्त डंडा नहीं है कि 135 करोड़ लोगों को डंडे से नियंत्रित किया जाए। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी कि डंडा न चलाना पड़े और लोग कानून का पालन करें। डंडे से इस जनसैलाब को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस जनसैलाब को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था लानी पड़ेगी। एक व्यवस्था के तहत लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब तक बेहतर व्यवस्था नहीं आएगी तब तक कानून का पालन नहीं हो पाएगा। और ये मान लीजिए कि हमारी बातचीत कोरोना वायरस भी सुन रहा है। कोरोना को पता है कि भारत में लोग कानून को तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं और उसे इंतजार है कि कब जनसैलाब सड़क पर उमड़े और कोरोना अपना काम शुरू कर दे। इस जनसैलाब से कोरोना नहीं डरता है। वो इसलिए नहीं डरता है कि जनसैलाब ही उसका भोजन है। और जब तक हमारे देश का जनसैलाब नियंत्रित नहीं होगा हम कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इसलिए भारत एक नई व्यवस्था, एक नए जीवन का इंतजार कर रहा है। इस जीवन को लाने के लिए सरकार को भी साथ आना होगा, विपक्ष को भी साथ आना पड़ेगा, प्रशासन को भी साथ आना पड़ेगा और लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। ये जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभों को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इन सब को एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। अभी हम देख के आ रहे हैं, ये सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की काट कर रहे हैं। आप एक दूसरे की काट करोगे और कोरोना आपको काट खाएगा, तय है। इसलिए भैया समझदारी से काम लीजिए और समझदार बनिए और इस नई आपदा से निपटने के लिए सब लोग एकजुट हो जाइए। यही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नजर नहीं आ रहा है। आज कोरोना और जनसैलाब की चर्चा में इतना ही। हम अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप रचनात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।